वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज इन इवनिंग नंबर। हमारी 20% सीरीज का इवनिंग का लेक्चर नंबर 3 हम आवर नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले थर्मोडायनामिक्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एकदम खतरनाक सा रिएक्शन, और रिएक्शन के साथ साथ रिएक्शन के अंदर होने वाला वर्क डन कैसे निकालना है ये भी आज हम देखने वाले हैं। और बहुत ऐसा देखिए बराबर आंसर कैसे निकालना वो भी देखने वाले हैं। कोई भी रिएक्शन जब गैसियस स्टेट में होती है, आई कंसीडर एनी वन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है बच्चों, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस, N2 gas plus thrice H2 gas, it gives twice NH3 gas. This process is called Haber process. और इस प्रोसेस में अगर देखेंगे तो रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है कितने हैं 1 और ये है 3. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 है. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. अगर हम इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लेते हैं तो दैट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा n एंड इट इज गिवन बाय summation of number of moles of gaseous product, number of moles of gaseous product minus summation of number of moles of gaseous reactant. इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूं n प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. दिस गिव्स यू डेल्टा n. This gives you delta n. Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. This gives you delta n, and this delta n is the number of moles of gaseous product minus summation of number of moles of gaseous product. Tell me how many number of moles of gaseous products are there? 2. And how many number of moles of gaseous reactant? 1 plus 3 is equal to 4. So 2 minus 4 is equal to minus 2. And so we can have, this is the formula, delta n is equal to minus 2. So we have here the formula बच्चों, delta n is equal to minus 2. This is the change in the number of moles. कैसे निकालने समझ गए बच्चों? अभी हमारे पास एक इक्वेशन है. We are studying here the expression for work done in gaseous reaction. Expression for work in gaseous reaction. Expression for work done in which reaction? Gaseous reaction. So listen, what is the expression for work done in the gaseous reaction? Gaseous reaction के लिए अभी हम बढ़िया सा एक एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं. ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों. कोई भी एक रिएक्शन में कंसीडर करता हूं, ए गैस इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज द गैसियस प्रोडक्ट. अब यहां पे होगा क्या, यहां पे एट कांस्टेंट प्रेशर यहां पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, जैसे अभी हमने देखा, कल भी हमने देखा था. और गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, because of change in the number of moles of gas, क्या होगा, ये हमारे पास है पिस्टन. गैस के मोल्स चेंज होने से हमने समझो ऐसी रिएक्शन देखी जिसमें गैस के मोल्स बढ़े, प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे कम हो गए, वो रिएक्शन में बढ़े. इसकी डिकम्पोज, अमोनिया गैस छोड़ी, इसमें कौन सी गैस, अमोनिया, और गर्म किया तो वो समझो डिकम्पोज हो गई, उसने बना N2 गैस प्लस H2 गैस. गैस के मोल बढ़े तो पिस्टन मूव्स इन विच डायरेक्शन, upward direction. So piston experience some force and there is some displacement, and that force into displacement gives you work done. And you know the formula of the work is W is equals to minus P external into delta V. And we have the formula of delta V. What is the formula of delta V? V2 minus V1. That was its initial volume V1 and this is its final volume V2.
If you multiply it, then what we get? Minus PV2 minus PV1. This is W. अब this V2 is the final volume and V1 is the initial volume. ठीक है? And we have this equation. We have one equation for gas. That is called which equation? Ideal gas equation. Ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV is equals to nRT. Pressure is constant. So P initial volume is V1 and R is constant and temperature is also constant. So initial number of moles are N1 because initially तो हमने कौन सी गैस छोड़ी है? अमोनिया, है ना? जब हमने उसमें अमोनिया गैस ले ली है तो उसके जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो हमने ले लिए. लेकिन फाइनली क्या होगा? फाइनली जब रिएक्शन होगी तो अमोनिया डिकम्पोज होकर N2 गैस प्लस H2 गैस बनेगी, तो गैस के मोल्स बढ़ गए. तो जो है तो अभी फाइनली जो मिलेगा दैट विल बी अ PV2 एंड इट इज N2RT. क्लियर है? अब हमारे पास PV2 भी है और PV1 भी है. सो आई से V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, तो उसी तरह N1 इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. और यहाँ पे गैसेस रिएक्शन हो रही, इसीलिए मैं इसको क्या कहूं? इट इज द समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. And N2 is the which volume? Final volume. It is the which number of moles? Final number of moles. And it is given by first summation of number of moles of gaseous product. ठीक है? And so we get here the formula N1 and N2. From this, what we can have? One is the N1, another is the N2. अब N1 और N2 से हमें क्या मिलेगा बच्चों? As we have, this is the N1 and N2. So we have the formula PV2 minus PV1. PV2 minus PV1 है वहां पे. PV2 minus what is the value of PV2? N2RT minus N1RT. ठीक है? But what we can have? RT is common. So what we get? N2 minus N1 into RT. And so N2 minus N1 is nothing but delta N. It is given by summation of number of moles of gaseous product minus summation of number of moles of gaseous. It is given by N2 minus N1. That is nothing but delta N. And so we get PV2 minus PV1 is equals to delta nRT. I say it is equation number 1 and this is equation number 2. From this equation number 1 and equation number 2, what we get? What we get? W is equals to minus PV2 minus PV1, so delta nRT. And we have, this is the expression for work done in which reaction? Chemical reaction. ठीक है? So keep in your mind, this is a very important expression for work done during the which reaction? Chemical reaction. So tell me, what is the formula for expression for work done in chemical reaction? Do you understand? We have, it is W is equals to minus delta nRT. Once more, W is equals to minus delta nRT. So we have, this is the formula for the expression for work done during the chemical reaction, and so we get W is equals to minus delta nRT. W is equals to minus delta nRT. We have, this is the expression for work done during the which reaction? Chemical reaction. So what is the formula for expression for work done during the chemical reaction? Do you understand? So we can have, this is the formula for expression for work done during the which reaction? Chemical reaction. And what is the formula of delta N?
summation of number of moles of gaseous product minus summation of number of moles of gaseous reactant. Do you understand? That is very important. तो अगर रिएक्शन का डेल्टा एन कैसा रहा, निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव. तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. वर्क डन विल बी पॉजिटिव मीन्स व्हाट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम by the surrounding, and when the delta n is positive, so work is positive होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. एंड वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम. ठीक है, ऑन द सराउंडिंग, और वी कैन से बाय द सिस्टम, and that is expansion, and here it is compression. Don't worry, directly you can keep. Do you understand? This is very important thing you have to keep in your mind. After that, we are discussing here the next topic, that is the first law of thermodynamics. Clear है यहाँ तक? तो इसके आगे का हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. We have the 3 formulas for work done here. कौन से 3 फॉर्मूले हमारे पास वर्क डन के, एक बार मैं इनको समराइज कर देता हूं. कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन के अनुसार वर्क डन का फॉर्मूला है. सो देयर आर द सेवरल कंडीशंस वी हैव. सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे, पहली कंडीशन थी कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क रहता है, उस वर्क का नाम है पीवी टाइप ऑफ वर्क. ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है वर्क, W is equals to माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. इसके लिए कंडीशन है. दूसरा कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ही चाहिए एंड रिएक्शन गिवन चाहिए. कांस्टेंट प्रेशर और रिएक्शन गिवन है, तो हम इसको कहेंगे वर्क इन रिएक्शन, वर्क इन अ केमिकल रिएक्शन, और उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NRT. लेकिन अगर कैसी कंडीशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल. इफ वी हैव द विच कंडीशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो वी गेट द वर्क. कौन सी कंडीशन में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में जो वर्क मिलेगा, दैट वर्क विल बी अ विच वर्क, मैक्सिमम वर्क. ध्यान में रखना है, that work will be a which work, maximum work, and that maximum work, so it is denoted by W max, and W max is equals to minus 2.303 nRT log of V2 upon V1 to the base 10. This is the which work, maximum work. Do you understand? So in this way we can have, this is the formula for the maximum work. W max is equals to minus 2.303 nRT log of V2 upon V1 or P1 upon P2. So in this way we have the 3 types of work we have, and as we have these 3 types of work, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि वो कभी बोलता नहीं कि पीवी टाइप ऑफ वर्क निकालो या क्या निकालो. डायरेक्टली हमें उसकी कंडीशन से पता करना होता है कि यू हैव टू यूज द विच फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. डू यू अंडरस्टैंड? आफ्टर हैविंग दिस डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द वर्क डन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे बच्चों. That next topic is the first law of thermodynamics. Now listen what we have related to the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. उन अलग अलग स्टेटमेंट्स में से सबसे पहला ये है कि जैसे हमने पढ़ा है 10वीं से, कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. हम सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी का दूसरे फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्शन कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और क्या कहता है वो स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर? फिर दूसरा स्टेटमेंट हमने देखा है कि इस दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो विदाउट कंजम्पशन ऑफ विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी वर्क करे. ऐसी कोई मशीन इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नो एनी मशीन
There is no any machine which can work without consumption of energy. इस दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए बिना क्या करे वर्क. ठीक है, ऐसी कोई मशीन नहीं है. ठीक है, सो देयर इज नो एनी मोशन मशीन विच कैन परफॉर्म वर्क विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम. कौन सी सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट डू मीन बाय द आइसोलेटेड सिस्टम? ये ऐसी सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज नहीं करती? एनर्जी एक्सचेंज नहीं करती. इसीलिए उसकी जो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करती. इसलिए उसके अंदर जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेंगी, ना बढ़ेंगी ना कम होंगी. और इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. उसके बाद क्या है? जैसे आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसी तरह यूनिवर्स की भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. और इसीलिए उसी का फोर्थ स्टेटमेंट है, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. कितने स्टेटमेंट हो गए? 4. ठीक है, और लास्ट वाला स्टेटमेंट कहता है कि जब भी एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट. तो होता क्या है? जितनी एक फॉर्म की एनर्जी डिसअपियर हुई उतनी ही दूसरे फॉर्म की एनर्जी क्या होती है? अपीयर्स. है ना? जैसे मैंने हेलो बोला तो आपके भी कान में क्या जाएगा? हेलो. तो इतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, उतनी ही फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तैयार होंगे, उतनी ही कौन सी एनर्जी बनेगी? साउंड एनर्जी. बराबर. ऐसा नहीं कि हेलो बोला तो फिर और बाकी का भी आ जाएगा या 100 बार हेलो आ जाएंगे, एक ही बार आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो विच एनर्जी ये जो है, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर, देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर्स. ठीक है, वंस मोर, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर्स. जब एक फॉर्म की एनर्जी डिसअपियर होती है तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर्स. ठीक है, इसी को हम कहते हैं कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अब हम देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. First law of thermodynamics. So what we have related to this first law of thermodynamics? क्या होगा बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में? You know very well about the which law? First law. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ बातें हम अभी यहाँ पे देखेंगे. अब देखेंगे सबसे पहले क्या है हमारे पास रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो पहले आई जस्ट टेक एग्जांपल हियर. मेरे पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर में पानी लिया हुआ है. क्या लिया हुआ है हमने? पानी, H2O. और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस. अब इसको हमने खिलाई कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी खिलाने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ा और फाइनली वो टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस. तब तक इसका पिस्टन जहां था वही है, सिर्फ उसका क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर. और हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बढ़ती है? उसकी इंटरनल एनर्जी. तो पहले जो भी हीट खिलाई, समझो हमने 100 जूल हीट खिलाई, तो उसमें से 75 जूल से उसकी क्या बढ़ गई? इंटरनल एनर्जी. उसके बाद फिर पानी का वेपर बना, वेपर ने पिस्टन को कहाँ ढकेला? ऊपर. सो पिस्टन को ऊपर ढकेला तो वहां पे क्या हुआ बच्चों? वर्क. और पिस्टन को ऊपर धकेला तो वहां पे वर्क हुआ. दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, सो दैट वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, so that work done should be negative. And so we get here the formula for that Q is equals to, इतने से क्या चेंज हुई? एनर्जी. और इतना वर्क हुआ तो वो वर्क प्लस होने के लिए मैं कहता हूं 25 जूल वर्क हुआ, तो वो वर्क एक्चुअल में कितना है? माइनस. लेकिन माइनस करेंगे तो वो तो 100 जूल नहीं होगा, और इसीलिए हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया? माइनस. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस. प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 100.
तो 100 इज द टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, अमॉन्ग दैट 75 से क्या चेंज हुई, इंटरनल एनर्जी, और 25 इतना क्या हुआ, वर्क. एंड सो वी गेट दिस फॉर्मूला, that is q is equals to delta u minus w. And as we get this formula q is equals to delta u minus w, it is the first law of thermodynamics, or it is called a mathematical statement for. This is the which statement? Mathematical statement. This is the mathematical statement for. This is the mathematical statement for first law of thermodynamics. So what is the mathematical statement for first law of thermodynamics? Q is equals to delta U minus W. Clear है सारे लोग? So keep in your mind, we have, this is the mathematical statement for first law of thermodynamics, that is the Q is equals to delta U minus W. And so as we get this Q is equals to delta U minus W. This is the mathematical statement for first law of thermodynamics. But again we can write it for three processes. We know for gaseous reaction, Q is equals to delta U minus W की value minus delta nRT. So we get Q is equals to delta U plus delta nRT. This is for gaseous reaction. ठीक है. So Q is equals to delta U plus delta nRT. As we have the Q is equals to delta U plus delta nRT. Now for constant pressure, रिएक्शन नहीं दी है, लेकिन कैसा प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर. इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस माइनस W की वैल्यू क्या आएंगी, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. एंड सो वी कैन हैव हियर द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. सो यही फॉर्मूला है, ये भी वही फॉर्मूला है, लेकिन जैसे हमने वहां पे तीन कंडीशन लिखी थी कि गैसियस रिएक्शन अगर दिए तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. अगर फॉर कांस्टेंट प्रेशर दिया तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. और अगर दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज फॉर विच रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन. और अगर यहाँ पे बच्चों, अगर दिस इज फॉर गैसियस रिएक्शन, दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर, और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बोला तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W. तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ऑल दीज थ्री आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कौन कौन से, पहला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. दूसरा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. तीसरा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W. Q is equals to delta U minus W. In this way we can have these three formulas for the first law of thermodynamics. Do you understand? So after having this, अब हमें पता है enthalpy. We have the formula of enthalpy. Enthalpy is denoted by H. And what is enthalpy? The sum of internal energy plus work done. It's called enthalpy. Once more, what is enthalpy? The sum of internal energy plus work done. So keep in your mind, the sum of internal energy plus work done is called enthalpy. इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के सम को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी. एंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी. Enthalpy is the sum of which energy? Internal energy plus what done? Work done. The sum of internal energy plus work done को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी. एंथैल्पी को कैसे डिनोट करेंगे, H.
and this is the H is equals to internal energy plus work done. Internal energy is denoted by U and work done is denoted by W. And so we get here the formula for enthalpy H is equals to U plus W. ठीक है, अब यही फॉर्मूला आपको वहां पे भी मिल रहा है. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो वर्क है वो हम मतलब वर्क को प्लस करने के लिए हम उसको क्या लिखते हैं, माइनस. तो उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वी गेट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू. So we get again, this is the formula. This is called the relationship between change in enthalpy and change in internal energy. ठीक है, this is the relationship between change in enthalpy and change in internal energy. Delta H is the change in enthalpy, and delta U is the change in internal energy. Delta H is the change in enthalpy, delta U is the change in internal energy, and W is the work done. So in this way we can have, this is the formula. Delta H is the change in enthalpy, delta U is the change in internal energy, and W is the work done. And so we can get the formula here. Delta H is equals to delta U minus W. Delta H is equals to delta U minus W. And so we can get here the formula delta H is equals to delta U minus W, where delta U is the change in internal energy and W is the work done by the system on the surrounding. जो भी होगा दोनों केस में लागू है. और इसीलिए मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो वी कैन हैव, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला है. तो इसमें और इसमें दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी. और इसीलिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे W की वैल्यू क्या रहती है, माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V. एंड सो वी गेट हियर द फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस ऑफ माइनस P external into delta V. And so we get here the delta H is equals to delta U minus minus plus P external into delta V. And so we get here the formula delta H is equals to delta U plus P external into delta V. और इसीलिए हम कह सकते हैं डेल्टा H is nothing but the heat energy absorbed at constant pressure. तो अगर किसी ने पूछा it absorbs the 5 joule of heat energy at constant pressure, what is the change in enthalpy, तो डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे, change in enthalpy is also 5, है ना. it release, ये बात ध्यान में रखना, हीट एब्जॉर्ब, हीट अगर एब्जॉर्ब हुई तो Q इज पॉजिटिव, और हीट अगर इवॉल्व हुई तो Q इज निगेटिव. ध्यान में रखेंगे, हीट एब्जॉर्ब हुई Q इज पॉजिटिव, हीट इवॉल्व हुई Q इज नेगेटिव. डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, हीट एब्जॉर्ब Q इज पॉजिटिव, हीट इवॉल्व Q इज नेगेटिव. तो ध्यान रखेंगे बच्चों, हीट एब्जॉर्ब हुई तो Q इज पॉजिटिव, हीट इवॉल्व हुई तो Q इज नेगेटिव. एंड वी गेट दिस फॉर्मूला that delta H at constant pressure is equals to QP. This is the amount of heat energy. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रहता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे मैं अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U. So delta H is equals to delta U at constant volume. So ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है.
इसके बाद हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस. We have the four types of processes: isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic. For that four processes, we are discussing about the first law of thermodynamics. ठीक है? So we are discussing the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics for various process. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस. अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हमारे पास है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे प्रोसेस. अब हमारे पास अलग अलग प्रोसेस है. तो पहली जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस. दूसरी का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस. तीसरी का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. और चौथी का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस. Adiabatic process. We have these different process, and for these different process we have constant. आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर. आइसोबारिक में प्रेशर. आइसोचोरिक में वॉल्यूम, है ना. और इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं है. जीरो क्या रहता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो. और एडियाबैटिक के लिए क्यू इज इक्वल टू जीरो, because no heat energy is absorbed or evolved. So we have, this is the different types of the processes we have. Among these different types of processes, अब first law of thermodynamics, first law of thermodynamics का statement हम लिखेंगे. What is the first law of thermodynamics? Q is equals to delta U minus W, or Q is equals to delta U plus P external into delta V. Q is equals to delta U plus P external into delta V. फर्स्ट लॉ, पहले के लिए क्या जीरो है? डेल्टा U जीरो है. अब जब डेल्टा U जीरो होगा तो वी विल गेट Q is equals to minus W, और Q is equals to P external into delta V. ठीक है? Q is equals to minus W और Q is equals to P external into delta V. This is the mathematical statement for first law of thermodynamics. Next is for which process? Isobaric process. आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो है, लेकिन डेल्टा पी नाम की कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, और इसीलिए मैं इसको क्या लिखूं? क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, जैसा के वैसा. यहाँ पे डेल्टा वी जीरो है. डेल्टा वी जीरो होने की वजह से पूरी टर्म क्या हो जाएंगी? जीरो. एंड सो वी गेट क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू. और यहाँ पे क्या जीरो है? क्यू ही जीरो है. क्यू जीरो रहेगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और वी कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. This is the mathematical statement for the four processes we have seen, that is for isothermal process, isobaric process, isochoric process and adiabatic process. So in this way we have, this is the mathematical statement for first law of thermodynamics. For how many processes? Four processes. Do you understand? After having this mathematical statement for first law of thermodynamics, अब हम देखेंगे एंथैल्पी. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे एंथैल्पी. Just before we have discussed the enthalpy, and enthalpy is denoted by H. As the enthalpy is denoted by H,
Just before we have seen enthalpy is equals to internal energy plus work done. मतलब what is internal energy? It is the sum of all types of energies available with the system. किसी भी सिस्टम के साथ कितनी भी जो अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो एनर्जीज होती है, इंटरनल एनर्जी को हम बोर्ड्स में इसको डिनोट करते हैं यू से, एंड इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस all other all other types of energy. First, kinetic energy plus potential energy plus all other types of energy. इन सब के सम को हम कौन सी एनर्जी कहेंगे? इंटरनल एनर्जी. तो keep in your mind, we have, it is the formula for internal energy is denoted by U is equal to kinetic energy plus potential energy plus all other types of energies. इनके सम को हम कहते हैं बच्चों कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी. And this internal energy is denoted by U. So once more, U stands for internal energy. और वर्क तो आपको पता ही है, वर्क वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वर्क. तो जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसमें या तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है या वर्क. जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक हियर एग्जांपल. जैसे मेरे पास है H2O सॉलिड जिसको हम कह सकते हैं बच्चों आइस. और जब हम आइस को क्या करेंगे? हीट. आइस को हीट करने के बाद वहां पे बनेगा H2O लिक्विड. आइस को हीट करने के बाद क्या बनता है? वाटर. अब आप मुझे बताइए बच्चों, जब हम आइस को हीट कर रहे हैं और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो आइस क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? हीट एनर्जी. क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? हीट एनर्जी. अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी में क्या आ रहा है? चेंज. और अगर उसकी एनर्जी बढ़ रही है बच्चों तो क्या होगा? उसकी एनर्जी चेंज हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज. और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उसकी एंथैल्पी भी क्या होगी? चेंज. और इसीलिए क्या होगा कि जब वाटर का कन्वर्शन, सॉरी आइस जो एक सॉलिड है, सॉलिड का कन्वर्शन जब लिक्विड में होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन. और फ्यूजन के दौरान वहां पे क्या चेंज हो रही है? एनर्जी. एनर्जी चेंज हो रही है मतलब वहां पे क्या चेंज हो रही है? एंथैल्पी. और इसीलिए यहाँ पे होने वाला जो एंथैल्पी चेंज है उसी को हम कहेंगे बच्चों एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. तो इसीलिए हम उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और इसको जनरल में सब्सटेंस इज चेंजिंग फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट, मींस देयर इज अ चेंज इन इट्स फेज. और इसीलिए इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच. फेज ट्रांजिशन में तीन तरह के फेजेस ट्रांसफर होते हैं. वन, solid is converted into liquid. Second, liquid can be converted into gas. And third, solid can be converted into gas. The process of conversion of solid into liquid is called fusion. Liquid into gas is called vaporization. And solid into gas is called sublimation. So three types of phase transition generally we observe. Solid into liquid it's called fusion. लेकिन अगर लिक्विड का कन्वर्शन काय में हो रहा है? गैस में. लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. गैस का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और गैस का कन्वर्शन डायरेक्टली सॉलिड में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड डिपोजिशन. तो यहाँ पे तीन तरह
तरह की प्रोसेसेस है। अब इन 3 तरह की प्रोसेसेस में मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं। पहला है H2O सॉलिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड, ठीक है। दूसरे में भी H2O लिक्विड मतलब H2O लिक्विड इज गेट कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, एंड थर्ड वाले में लेंगे H2O सॉलिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू H2O गैस। ऐसे 3 तरह की प्रोसेसेस हमने देखी है। अब यहाँ पे जब इसको कितनी एनर्जी निकली लगी, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सिर्फ कितना मोल लेंगे, 1 मोल, चाहे वो फ्यूजन में हो, वेपोराइजेशन में हो या सब्लिमेशन। और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका कन्वर्शन होता है। तो जब फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। जब वेपोराइजेशन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको डिनोट करेंगे डेल्टा फ्यूजेज। इस प्रोसेस में जो होगा उसको बोलेंगे डेल्टा वैप एच, और इस प्रोसेस में जो होगा उसको कहेंगे डेल्टा सब एच। अंग्रेजी में हम उसका नाम रखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका नाम रखेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और इसका नाम रखेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। और इसकी जब डेफिनेशन हम लिखेंगे तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और द एंथैल्पी चेंज अकर ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो व्हाट इसकी डेफिनेशन अब हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, द enthalpy change occurs during the change in enthalpy or the enthalpy change occurs during the conversion of 1 mole of dot 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 substance into dot 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 at constant temperature। बस यही डेफिनेशन सब जगह। पहले इसमें सॉलिड टू लिक्विड, दूसरे इसमें लिक्विड टू गैस, तीसरे इसमें सॉलिड टू गैस। बोलो क्या डेफिनेशन रहेंगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, द एंथैल्पी चेंज occurs during the conversion of 1 mole of solid substance into liquid at constant temperature is called enthalpy of fusion, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, द एंथैल्पी चेंज दैट occurs during the conversion of 1 mole of liquid substance into gas at constant temperature। और इसमें क्या लिखेंगे, the enthalpy change that occurs during the conversion of 1 mole of solid substance directly into gas at which temperature, constant temperature, that is called enthalpy of sublimation, enthalpy of vaporization, enthalpy of fusion। Do you understand? In this way we can have how many types of enthalpies, 3 types of enthalpies, that is enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation। Do you understand? After having these 3 types of enthalpies we are discussing about the next point here। What is the next point here? First is the enthalpy of sublimation, enthalpy, enthalpy, enthalpy and all, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया है, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है H2O की, उसकी वैल्यू स्पेशली है 6.01 किलो जूल पर मोल, 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू है 40 किलो जूल पर मोल at 100 degree Celsius।
और 44 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जो वैल्यू है वो है 51.09 किलो जूल पर मोल। ऐसे तीन वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है और लास्ट में एक फॉर्मूला लिखना है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सब एच इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूज एच प्लस डेल्टा वैप एच। डेल्टा सब एच इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूज एच प्लस डेल्टा वैप एच, that is the enthalpy of sublimation is equals to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Do you understand? This is about the formula for enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Again, we have the 5 to 7 types of enthalpies. After studying these 5 to 7 types of enthalpies, हमारे पास से इंटरनल व्हाट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ऑल, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक या दो लेक्चर बाकी है, उसके बाद हमारा ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा।